हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी चैप्टर 4 में आज का जो टॉपिक है अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर, ये मुख्य रूप से, लेकिन अभी पहले समझना है आपको अणुसंख्यता है क्या चीज़। इसके पिछले वीडियो में अभिक्रिया की कोटि से संबंधित हमने पूरा वर्णन किया था और शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, इससे संबंधित दर स्थिरांक की इकाई भी हमने निकाली थी, ठीक है ना। तो आज हम पहले अभिक्रिया की अणुसंख्यता समझते हैं, इसके बाद दोनों में डिफरेंस, ठीक है। तो देखिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से उसके आरंभिक पद में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को रासायनिक अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कर दें, यहाँ पे देखिए कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें अभिकारक भाग लेते हैं और बनाते उत्पाद हैं, तो अभिकारक के अणुओं की संख्या क्या कहलाती है, अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। अब एक चीज़ हमेशा आप याद कर लेना, किसी भी अभिक्रिया में अधिकतम अणुसंख्यता 3 हो सकती है, ठीक है ना। मतलब कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो अधिक से अधिक उसमें 3 अणु होंगे, 3 से ज़्यादा अणु आपस में संघट्ट नहीं हो पाते हैं। अब आप कहेंगे बैलेंसिंग कराते समय 6, 7, 8, 10 ऐसे अणु होते हैं, लेकिन वो क्रम से अभिक्रियाएं करते हैं, एक साथ पूरे के पूरे नहीं करते, ठीक है ना। तो कई पदों में अभिक्रियाएं संपन्न होती है। तो कोई भी अभिक्रिया है उसमें अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 3 अणु ही आपस में संघट्ट करते हैं, तो अणुसंख्यता 3 से ज़्यादा नहीं होती, मतलब आणविकता 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। मतलब अभिक्रियाएं जो होती है, एक अणुक अभिक्रिया, द्विअणुक अभिक्रिया, त्रिअणुक अभिक्रिया ही होती है, ठीक है। जैसे मैं बात करूं कि कोई भी अभिक्रिया है आपके पास, जैसे H2O कैसे बनता है, ऑक्सीजन, देखिए यहाँ पर O2 है प्लस H2 है ना, तो ये बनाता है H2O। अभी यहाँ पर बैलेंसी तो सही नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे इसका 1 अणु है और इसका 2 अणु है, मतलब यहाँ पर टोटल 3 अणु हो गए, तो त्रिअणुक अभिक्रियाएं कहलाएंगी। लेकिन कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें 3 से भी अधिक अणु होते हैं, तो फिर आप कहोगे कि 3 से अधिक अणु है सर, तो यहाँ पर तो 3 अणु से अधिक मतलब 4 अणु होना चाहिए। तो आपको मैं बता देता हूँ कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अधिकतम उसके 3 अणु ही संघट्ट में भाग लेते हैं, है ना, 3 से ज़्यादा संघट्ट नहीं हो पाते। यदि ज़्यादा उसमें अणु है तो उसमें कई पदों में अभिक्रिया संपन्न होती, क्लियर। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले, है ना, अणुओं की संख्या, मतलब अभिकारक जो भी भाग ले रहे हैं तो उसमें कितने अणु हैं, उनके अणु को ही कहते हैं हम अणुसंख्यता, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया में प्रारंभिक पद, आरंभिक का मतलब प्रारंभिक अर्थात अभिकारक के अणुओं की संख्या ही रासायनिक अभिक्रिया की अणुसंख्यता कहलाती है। हमने क्या बताया आपको, हमने कहा कि केवल 3 होते हैं, एक अणुक, द्विअणुक और त्रिअणुक। एक अणुक में क्या होगा, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक के केवल एक अणु भाग लेते हैं उन्हें हम एक अणुक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पे O3 है, ओजोन है, ओजोन का एक अणु है, O3 है, ओजोन का एक अणु है, जो कि ऑक्सीजन प्लस नवजात ऑक्सीजन के रूप में अब घटित हो जाता है। तो यहाँ पर अभिकारक के एक ही अणु भाग ले रहे हैं, है ना, मतलब एक ही अणु भाग ले रहा है, इसलिए हम इसे कहते हैं एक अणुक अभिक्रियाएं, ठीक है ना। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक के केवल एक अणु भाग लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एक अणुक अभिक्रियाएं कहते हैं, क्लियर। दूसरा द्विअणुक अभिक्रियाएं, द्विअणुक में क्या होंगे, 2 अणु आपस में भाग लेंगे, तो वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के 2 अणु भाग लेते हैं द्विअणुक अभिक्रिया कहलाते हैं। जैसे H2 + I2 2HI। अब यहाँ ये मत कहना कि हाइड्रोजन 2 हैं और आयोडीन 2 है तो 2 तो 4 हो गए, 4 अणु है, ऐसा नहीं है। H2 एक अणु है, इसके सामने एक है, मतलब एक अणु H2 का है और एक अणु I2 का है, मतलब एक अणु और एक अणु, 2 टोटल जोड़ देंगे तो 2 अणु। तो इसमें रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक के केवल 2 अणु भाग लेते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं द्विअणुक अभिक्रिया, क्लियर स्टूडेंट। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के केवल 2 अणु भाग लेते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के केवल 2 अणु भाग लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्विअणुक अभिक्रियाएं। अगला है त्रिअणुक अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक के 3 अणु भाग लेते हैं। जैसे यहाँ पर 2H2 + O2 बनाता है 2H2O, पानी है, तो हमने पहले भी एग्जाम्पल बता दिया था। हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है, जल का। तो यहाँ पर कौन सा अभिक्रिया है, तो त्रिअणुक अभिक्रिया, क्लियर। तो अणुसंख्यता आपको पता हो गई, या अभिक्रिया की
आणविकता वही है कि अभिक्रिया के लिए टक्कर में भाग लेने वाले अणुओं या आयनों की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता या अणुकता कहते हैं या अणुसंख्यता कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी अभिक्रिया है उसमें अभिकारक भाग लेते हैं, अभिकारक क्रिया करते हैं, और जब अभिकारक क्रिया करते हैं तो उनमें जब टक्कर होता है तो किन के बीच होता है? अणुओं के बीच या आयनों के बीच। तो जितने अणु या आयन भाग लेते हैं उन्हीं को कहते हैं आणविकता, अणुकता या अणुसंख्यता। कई सारे नाम हैं, इसलिए आप लोग कंफ्यूज मत होना, आणविकता, अणुकता या अणुसंख्यता। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप लोगों ने सीख लिया मुख्य रूप से आणविकता या अणुसंख्यता। इतना क्लियर हो गया? चलिए अब इसके बाद आपको सीखना अंतर, ठीक है ना। क्या अंतर? मुख्य आज का टॉपिक ही था अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर। अब देखिए, कोटि जो होता है वो दर को निर्धारित करता है, यानी किसी भी रासायनिक द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम आप पढ़े होंगे, गुलबर्ग एवं बागे का नियम। पिछला वीडियो इसी पर था, आप लोग जरूर देख लेना। तो गुलबर्ग एवं बागे के नियम में क्या था? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर, ठीक है, उसके सांद्रता के समानुपाती होती है, और जो सांद्रता होती है वो अभिकारक के घातांक के रूप में व्यक्त किए जाते हैं। क्लियर? तो पहला जो डिफरेंस है, अभिकारक के अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया की दर को निर्धारित करती है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। जो दर को निर्धारित करती है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। लेकिन अणुसंख्यता में क्या है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को हम क्या कहते हैं? अणुसंख्यता कहते हैं। मतलब जितने अणु भाग ले रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे? अणुसंख्यता। लेकिन भाग लेना जरूरी नहीं कि जितने अणु भाग ले रहे हैं तो उतने संघट्ट हों, उतने टक्कर हों। तो जितने अणु टक्कर करेंगे, जितने अणु क्रिया करेंगे वो कहलाएंगे अभिक्रिया की कोटि। लेकिन जो भाग ले रहे हैं पूरे के पूरे, जरूरी नहीं कि पूरे के पूरे भाग ले लिए तो सभी के सभी संघट्ट कर रहे हैं, सभी के सभी उत्पाद बना रहे हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है जब उसमें संघट्ट होता है तो सभी के सभी अणु उत्पाद नहीं बनाते, कुछ उत्पाद बन जाता है और कुछ पुनः अभिकारक में पुनः वो संघट्ट होता है, मतलब टक्कर होता है और पुनः अभिक्रिया होती है। ठीक है ना। तो जो टोटल अणु भाग ले रहे हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अणुसंख्यता। लेकिन उनमें जो दर को निर्धारित कर रहा है, जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर रहा है, उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। दूसरा है जो अभिक्रिया की कोटि है, इसका मान शून्य अथवा भिन्नात्मक हो सकता है, भिन्न भिन्न अलग अलग हो सकता है। लेकिन अणुसंख्यता का मान हमेशा पूर्णांक होता है। क्या होता है? पूर्णांक होता है। अगला अंतर आपका है जो अभिक्रिया की कोटि होती है उसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके द्वारा स्टूडेंट? तो प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है। जबकि जो अणुसंख्यता होती है सैद्धांतिक है, मतलब इसे हम मान लेते हैं, सिद्धांत के आधार पर इसे हम मान सकते हैं। क्लियर? तो अगला देखिए, यह संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होता है। क्यों? क्योंकि अभिक्रिया की दर को निर्धारित करता है, कितना अभिक्रिया की दर बढ़ रहा है या घट रहा है, तो दर को निर्धारित करता है, इसलिए संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होता है। जबकि अणुसंख्यता अभिक्रिया किसी विशेष पद से ही संबंधित रखता है। क्योंकि केवल इसमें यह ध्यान देना है कि जो अभिक्रिया में अभिकारक में कितने अणु भाग ले रहे हैं वो कहलाते हैं अणुसंख्यता। क्लियर? चलिए अगला देखें, अभिक्रिया की कोटि अभिकारक की सांद्रता और दर में संबंध दर्शाती है, जबकि अभिक्रिया की अणुसंख्यता अभिकारकों की सांद्रता और दर में किसी प्रकार का संबंध प्रदर्शित नहीं करते हैं या किसी प्रकार संबंधित नहीं होते हैं। एक और अंतर आप अलग से बनाना चाहें तो जो अभिक्रिया की कोटि है इसका मान शून्य भी संभव हो सकता है, लेकिन जो अणुसंख्यता होती है इसका मान कभी भी शून्य नहीं हो सकते। क्योंकि अभिक्रिया में जो, जैसे देखिए 10 अणु भाग ले रहे हैं लेकिन कोई क्रिया नहीं कर रहे, 10 अणु भाग ले रहे हैं लेकिन कोई क्रिया नहीं कर रहे, तो 10 अणु तो भाग ले रहे हैं, मतलब भाग तो ले रहे हैं, इसलिए जीरो तो नहीं हो सकता। लेकिन उसमें कोई यदि क्रिया ही नहीं करती, तो जब क्रिया ही नहीं हो रही है तो अभिक्रिया की दर निर्धारित ही नहीं हो पा रही है, तब वहां पर हम कह सकते हैं कि ये शून्य हो सकता है अभिक्रिया का दर, लेकिन कभी भी अणुसंख्यता शून्य नहीं हो सकता। क्लियर स्टूडेंट? इस प्रकार से 5 अंतर आप लोगों को तैयार कर लेना है। ठीक है, एक बार पुनः देखें, जो अभिक्रिया की कोटि है अभिक्रिया की दर को निर्धारित करती है, ठीक है, जबकि जो अणुसंख्यता है ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है। क्लियर? इसका मान पूर्णांक, शून्य अथवा भिन्नात्मक भी हो सकता है, जबकि इसका मान हमेशा पूर्णांक होता है। किसका? अणुसंख्यता का मान हमेशा पूर्णांक होता है। अभिक्रिया की कोटि प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, मतलब एक प्रूफ किया जाता है, जबकि अणुसंख्यता क्या होता है भाई? ये केवल सैद्धांतिक होता है। ठीक है। चौथा, यह संपूर्ण अभिक्रिया से संबंधित होता है, मतलब अभिक्रिया की कोटि पूरे अभिक्रिया से रिलेटेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, लेकिन अणुसंख्यता किसी विशेष पद से होता है, जैसे अभिकारक में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या से होता है।
इसका मान शून्य भी हो सकता है, लेकिन यह कभी भी शून्य नहीं हो सकता। लास्ट है अपक्रिया की कोटि अभिकारक की सांद्रता वह दर में संबंध दर्शाती है, जबकि अपक्रिया की अनुसंगता अभिकारकों की सांद्रता और दर में किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता। ठीक है ना। तो इतना आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि आज का मेन टॉपिक था अंतर। ठीक है, इसके बाद हम अगला वीडियो लाएंगे शून्य कोटि पर, तो उसे भी देख लेना। प्लेलिस्ट में आपको क्रम से वीडियो मिल जाएंगे, प्लीज प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लेना यदि आपको क्रम से पढ़ाई करना है। ठीक है स्टूडेंट, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। चलते हैं स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।